What actually harassment is? हरासमेंट की जो कानून में डेफिनेशन है हम उस पर स्टिक करते हैं। How do you see it in the context of Balochistan? फ्रैंकली स्पीकिंग सोच का ही मसला सबसे बड़ा है। ऐसे कुछ केसेस आते हैं आपके पास, तो उनको हम कैसे डील कर सकते हैं मैडम? हरासमेंट है उसमें कोई भी केस लेके आ सकता है, कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। Federal government is how much serious into this step and awareness? वेल आई कैन टेल यू अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी सीरियस। अगर इन्होंने कंप्लेन बैक ही करना तो फाइल क्यों की? मेरी दिल आज़ारी से ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती है। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के साथ मैं हूं महमूद बलोच और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मैडम फौजिया वकार, फेडरल ओम्बुड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू क्वेटा एंड वेलकम टू नज़रबान बलूचिस्तान। मैम, बात करते हैं हरासमेंट के ऊपर। काफ़ी एक ट्रिकी सा सब्जेक्ट होता है जब हम इसके ऊपर बात करते हैं, और अगर हम हरासमेंट की डेफिनेशन बाय बुक डेफिनेशन जाते हैं तो हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इसकी डेफिनेशन मिलती है। तो मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट एक्चुअली हरासमेंट इज़? देखिए, हरासमेंट की जो कानून में डेफिनेशन है हम उस पर स्टिक करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, मगर जो कानून में डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक कोई भी ऐसा अनवेलकम रिमार्क हो या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर हो, और उसके बाद अगर वो सेक्सुअल फेवर डिनाई किया जाए तो उसके नतीजे में रिटेलिएशन हो, उस सब को हरासमेंट कहा जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट की 2023 की एक जजमेंट के तहत और वफाक में 2022 के कानून में अमेंडमेंट के तहत हरासमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यानी कि सिनफी इम्तियाज़ को भी शामिल कर दिया गया है। और वो ऐसे प्ले आउट करता है कि बराबर के मौके ना देना, किसी एक सिन्फ को दूसरे सिन्फ पे फ़ौक़ियत देना, तरक्की ना देना, और खाम में रिटेलिएट करना क्योंकि उस सिन्फ को आप कमतर समझते हैं, उनको नीचा रखते हैं। इन सारी चीज़ों को हरासमेंट के ज़िम्रे में लाया जाता है। मैम, हमने देखा कि जो 16 डे आपका एक ग्लोबल मूवमेंट जो आपने चलाई हुई है, ग्लोबल एक, व्हाट ब्रॉट यू हियर इन क्वेटा मैडम? देखिए, हमारा तो एक दफ्तर है ना यहाँ पे, बिकॉज़ नेचुरली हम एक वफाकी इदारा हैं जिसमें जितने भी वफाकी तंजीमें या इदारे हैं, चाहे वो हुकूमत के हों या गैर सरकारी हों, उनसे हम डील करते हैं, जिसकी वजह से कोयटा में तो हमारा बाकायदा ऑफ़िस है और हम आते रहते हैं। मगर चूँकि इस वक्त जो एक बैनुल-अक़वामी मुहिम है 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो सिनफ़ी तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए एक बैनुल-अक़वामी मुहिम है, उसमें पाकिस्तान भी हर साल भरपूर हिस्सा लेता है। और गो के 365 दिन में इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, सिनफ़ी तशद्दुद, सिनफ़ी इम्तियाज़ के ऊपर। मगर ये 16 दिन जो 25 नवंबर को शुरू होते हैं और 10 दिसंबर तक जाते हैं, उसमें हमें मौका मिल जाता है कि नए सिरे से, नए अहद के साथ इन चीज़ों को नुमायाँ करें। तो इसी सिलसिले में मैं वैसे तो कोयटा आ रही थी, पहले भी आ रही थी, मगर ये है कि ये एक अच्छा मौका था क्योंकि बहुत सारे और भी लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, तो उनसे भी मिलने का मौका मिल गया। मैम, एज यू मैंशनड कि आपका क्वेटा चैप्टर, एंड वी हैव सीन द यंगस्टर्स वर्किंग ऑन द कैंपेन्स। हमने तैयबा काकड़ को बहुत जगहों पे हमने देखा, इवन शी इज़ एडेड विथ मी ऑन लिंक्डइन, तो हम एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं, बड़ी अच्छी लगती है वो बात। मैम, जो आपका स्लोगन है, हम बदलेंगे सोच, हाउ डू यू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान? फ्रैंकली स्पीकिंग सोच का ही मसला सबसे बड़ा है। चाहे वो पंजाब हो, KPK हो, इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह मसला सोच का है, क्योंकि कानून अब हर सूबे में आ गया है, फेडरल का अलहदा से कानून है और हरासमेंट मना है, कानून के मुताबिक एक जुर्म है, मगर वो सोच नहीं बदली जाती, जिसकी वजह से अभी भी हरासमेंट इज़ अलाइव एंड वेल, जैसे कहते हैं। होती है, हर जगह होती है, इदारों में भी होती है, काम की जगह पे भी होती है, बाहर भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में औरत के रोल मखसूस हैं, उनको घर के अंदर देखा जाता है ज़्यादा। जब वो घर से बाहर निकलती हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए या मुलाजमत के लिए, तो लगता है कि जैसे वो बगावत कर रही हैं और बाकी औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से लोग अपना हक समझते हैं कि उनको हरास करें और कई दफ़ा तो तशद्दुद के लेवल पे भी आ जाते हैं। तो कोयटा में भी, बलूचिस्तान में भी उसी सोच को टारगेट कर रहे हैं हम। खुशी की बात यह है कि जो नई नस्ल है उसकी सोच बेहतर है,
हमारी नस्ल की सोच इससे बहुत ख़राब थी आई गेस, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है अब अपने साथ स्कूलों कॉलेजों में भी देखने का, यूनिवर्सिटियों में। मैं बड़ी खुश हुई, अभी एक यूनिवर्सिटी में गई हुई थी कोयटा में, तो लड़कियों की बड़ी तादाद थी जो वहाँ पे थी। वही आगे मुलाजमत में भी जाएंगी। तो आपकी जनरेशन में लोगों को, ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस में और मुलाजमत की जगहों पे देखने की थोड़ी सी आदत है, जिससे बदल तो गई है थोड़ी सी सोच, मगर अभी बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत काम की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि मैडम एवरी जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्सेप्टेंस फीमेल्स को जो है हमारे वर्क प्लेस में मिलने लगी है बलूचिस्तान के इस टिपिकल एक पेट्रियार्की और ट्राइबल सोसाइटी में। और जो काम आप लोग कर रहे हैं, इट इज़ समथिंग के एक हार्ड सरफेस को जो है वो डिग करना, फिर उसमें बीज बोना, फिर उसका इंतज़ार करना, उस बीज का पेड़ बनना, और उस पेड़ के साए में जो है हमारी बच्चियां जो है बलूचिस्तान की एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अपना टैलेंट को भरपूर यूटिलाइज़ कर सकें। मैम, बात करते हैं हम वर्क प्लेस हरासमेंट की। तो वर्क प्लेस हरासमेंट में अगर हम कुछ एंगल्स को देखते हैं तो काफ़ी ऐसी केसेस भी होती हैं जो कि बच्चियां जो हैं वो दबा देती हैं, आइदर फ्रॉम द फैमिली साइड प्रेशर कि क्या होगा अगर ये बात निकल गई। तो ऐसे कुछ केसेस आते हैं आपके पास, तो उनको हम कैसे डील कर सकते हैं मैडम? देखिए, एक तो जो हरासमेंट है उसमें कोई भी केस लेके आ सकता है, कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। लड़कियां भी कर सकती हैं, ख़वातीन कर सकती हैं, मर्द कर सकते हैं, और ख्वाजा सिरा भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान के कानून के मुताबिक मर्द और औरत कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि हरासमेंट मर्दों के साथ भी होती है और वो कई दफ़ा जिनसी हरासगी भी होती है। ख़ास तौर पे अगर फ़िज़िकल एक्ट नहीं भी है तो ऐसे होती है कि अगर एक कोई मर्द जो मर्दानगी के अननेचुरल से स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि उसकी आवाज़ भारी होनी चाहिए, उसको एक मस्कुलर किस्म का, एक ब्रूट किस्म का आदमी होना चाहिए, मस्कुलिनिटी स्टैंडर्ड सेट की हुए उसकी नज़र आनी चाहिए, ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि नज़र आनी चाहिए। अगर कोई मर्द भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं उतरा जाता तो उसका भी काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। तो वो सिंफ की बुनियाद के ऊपर है, और कई दफ़ा तो सेक्शुअल मजाक भी उड़ाया जाता है। तो मर्द भी कंप्लेंट कर सकते हैं, मगर जो ख़वातीन हैं उनका मसला ये ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन के ख़िलाफ़ ख़वातीन की कंप्लेंट्स आती हैं, मर्दों के ख़िलाफ़ आती हैं। और आपने सही कहा कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए कंप्लेंट करना, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि उनको तालीम से अलहदा कर दिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाता है। बल्कि वो कई दफ़ा ख़ुद भी रोज़ रोज़ के झंझट से तंग आके बेहतर समझती हैं कि चाहे भूखे पेट रहें मगर घर पे रहें, जहाँ पे वो अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं। तो वो नहीं आती आगे आती, मगर वो भी बहुत ख़वातीन हैं जो अब आगे आ रही हैं, क्योंकि ये हक़ तो उनको है ना। हमारा आइन उनको ये हक़ देता है कि वो पब्लिक प्लेसेस में आएँ, मुलाजमत की जगह पे आएँ, उनको बराबरी दी जाए। तो इस हक़ होने के बावजूद अगर उसका इतलाक़ नहीं हो रहा तो मसला फिर कानून में नहीं है, मसला उस माशरे में है, समाज में है, जो उनको ऐसी चीज़ें करता है। जून जून लोगों को आगाही होती है, कानून का पता चलता है, इदारों का पता चलता है जहाँ पे एक हसास तरीके से चीज़ें डील हो सकती हैं, तो वो आना शुरू कर देते हैं, वो अपना हक़ मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको खुशी भी होती है और कुछ थोड़ा सा अफसोस भी होता है। खुशी तो इसलिए होती है कि जब इदारे होते हैं तो लोग आते हैं अपना हक़ मांगने के लिए, गवर्नेंस भी बेहतर होती है। अफसोस इसलिए होता है कि इदारे फ़ाल ना होने की वजह से बन चुके होते हैं, मगर क्योंकि इफ़ेक्टिव नहीं होते तो लोग नहीं आते। तो उसमें कसूर रियासत का है, इदारों का है, जो इफ़ेक्टिव नहीं है और लोगों को उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे वो इदारे बाहर के इदारे हों, जिस तरह के वफाकी और सूबाई मुतसबीन हैं हरासगी से डील करने के लिए, या इंटरनल हरासमेंट इंक्वायरी कमिटीज़ हों। क्योंकि जब बलूचिस्तान में हमारा 2016 का कानून आया था तो लाजिम बना दिया गया था कि तमाम इदारों में, छोटे हों या बड़े हों, यकीनन उसमें लाजिम है कि हरासमेंट इंक्वायरी कमेटियाँ बनी हुई हों। और वो कमेटी जो है उसकी तश्कील यहाँ पे बलूचिस्तान के कानून के मुताबिक 5 मेंबरान जिसमें से 2 होना लाजमी है, वफाक के कानून के मुताबिक 3 मेंबरान जिसमें से कम 1 औरत होना लाजमी है। वो तो रिक्वायरमेंट है, मगर वो शायद अपना काम इतना सही नहीं कर रही है, लोगों को पता नहीं उनके बारे में, तो लोग नहीं आते।
मैम आई रिमेंबर माई अंडर ग्रेजुएट डेज इन NDU, वहाँ पे जो है इवन हम मेल इंक्लूडिंग फीमेल स्टूडेंट्स उनको पता था कि एक्चुअली व्हाट इज़ harassment, what are the kinds of harassment and what is the proper channel to report any kind of harassments to higher authorities. तो यहाँ पे जो है बच्चे तकरीबन तकरीबन अनअवेयर हैं इन चीज़ों के। मैं बच्चों की भी बात नहीं कर रहा, इधर हम अगर वर्किंग वुमन या मैन को देखते हैं, दे आर आल्सो अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स दैट दे डू एग्जिस्ट। तो इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साइड से कितनी हो रही है, हाउ डू यू सी दिस, और अपार्ट फ्रॉम दैट फेडरल गवर्नमेंट इज हाउ मच सीरियस इनटू दिस स्टेप एंड अवेयरनेस? Well, I can tell you about the federal government. It is very serious, and we being the primary institution to deal with harassment, Federal Ombudsperson Secretariat, हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आपको भी नज़र आया होगा कि कितनी मेहनत हमारी आगाही के ऊपर है, क्योंकि अंग्रेज़ी का प्रॉवर्ब है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एहतियात बेहतर होती है बनिस्बत सज़ा के या ट्रीटमेंट के। तो हमारा ये है कि इंसानों को मौका देना चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए हरासियत क्या होती है। बहुत दफ़ा मुझे कहा जाता है कि हमें पता नहीं है हरासियत क्या है। एक मुझे याद है, मैं एक यूनिवर्सिटी में थी, किसी लड़के ने कहा कि मैडम ये तो देखें ना, अगर किसी को माशाअल्लाह कहते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। तो अब आई एम श्योर उनको पता था कि वो क्या बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि माशाअल्लाह कहने के दो तरीके हैं। एक, आप जो सिंसेरिटी के साथ दूसरे बंदे को कहते हैं माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो एक उसका कॉन्टेक्स्ट फ़र्क होता है। और एक, अगर एक सड़क पे चलते हुए आप लोगों को माशाअल्लाह करके बात करते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, अपने कॉलीग्स को घूरते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो कि ज़ुमानी होती हैं, तो अगला बंदा बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता होता है कि ये क्या हो रहा है। और असेस करने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि आपकी इंटेंट क्या थी। इंटेंट इज़ एवरीथिंग। जो आपका जो उसमें जिस नज़रिए से आपने बात की है ना, जो आपके रवैये के पीछे आपकी सोच थी, वो सब कुछ है हमारे लिए। तो अगर मुझे कभी माशाअल्लाह की शिकायत आएगी तो मेरे लिए आसान होगा, हो सकता है कि वो वाकई में सही हो, और उस सिलसिले में हम कॉन्टेक्स्ट को बड़ी अहमियत देंगे। मगर साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, और फिर सज़ा होगी फिर उसके मुताबिक। अच्छा मैम, व्हाट आर द पनिशमेंट्स? देयर आर टू काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, माइनर पनिशमेंट्स एंड मेजर पनिशमेंट्स। तो माइनर पनिशमेंट्स में तो वार्निंग है, जिसे सेंश्योर कहते हैं कानून में, या एक लेवल पे तरक्की या इंक्रीमेंट को रोक देना कुछ अरसे के लिए, और साथ ही साथ कॉम्पेंसेशन देना विक्टिम को। जो कंप्लेनेंट है, जो अक्सर विक्टिम होती है, उसको कॉम्पेंसेशन देना। मेजर पेनल्टीज़ में रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, जिसका मतलब ये है कि नौकरी से आपको बर्खास्त तो किया गया, अगर डिसमिसल है तो आपको दोबारा कभी सरकारी नौकरी में नहीं आने की इजाज़त मिलेगी, चाहे किसी और महकमे में आप चले जाएं। तीसरा, कंपल्सरी रिटायरमेंट है कि वक्त से पहले रिटायर कर दिया तो नेचुरली फिर सारे जो मराहत हैं, जो फाइनेंशियल एमोल्यूमेंट्स हैं, वो भी कम होंगी। और चौथा, कैंसलेशन ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंस है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे, चाहे अकाउंटेंट्स हों, वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अपनी कंपनियां छोटी छोटी बना के काम कर रहे होते हैं, अपने चेम्बर्स में काम कर रहे होते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ अपने लिए काम कर रही होती हैं, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, तो फिर उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो सज़ा देना मुश्किल होता है, क्योंकि सज़ा हम दिलवाते हैं अथॉरिटीज़ से। ऐसी सूरत में कानून में जो सज़ा है, प्रोफेशनल लाइसेंस की कैंसलेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो फिर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। एंड फाइनली द फिफ्थ पनिशमेंट इज़ फ़ाइन। फ़ाइन के अंदर कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम भी है, और सरकार में भी पैसे ट्रेजरी में डिपॉजिट होते हैं। मैम, पोस्ट हरासमेंट फाइलेशन के बाद जो सिनेरियो क्रिएट हो जाता है विद इन दी सेटअप और एटमॉस्फेयर के, कहीं ऑफिस में जो है कोई हरासमेंट केस जो है वो फाइल हुआ है, और दो प्राइम आपके जो है वो साइड्स हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द जेंडर्स, हु इज़ द विक्टिम, हु इज़ नॉट। तो उसके बाद एक ऑफिस में एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि एक विक्टिम डिसाइड हो जाता है, दूसरा जो है वो केस उसके फेवर में आ जाता है। देन जो पोस्ट केस सिनेरियो है, उसको लेके ऑफिस कलीग्स के साथ कैसे डील किया जाए? ऑफिस में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर नहीं होता। दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि अभी माशरा हमारा उस नहज पे खड़ा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेनेंट लड़की है
तो सिंपथीज़ उसके साथ नहीं होती हैं। हमेशा उसी को ब्लेम किया जाता है कि इसका कसूर है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये इस तरह की लड़की है, ये हंस के बातें करती है, इसको लड़कों के साथ बातें करने का बड़ा शौक़ है, तो वो तो खुद ही उसी को ब्लेम कर दिया जाता है। और सिंपथी सारी अक्यूज़ के साथ होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, ये मेरे मुशाहिदे में आया है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्यूज़ के साथ भी सिंपथीज़ होती हैं। कानून ये कहता है कि जब तक एक केस का फ़ैसला नहीं आ गया, आप किसी को मुजरिम नहीं करार दे सकते। वो अक्यूज़ आप उसको कर सकते हैं, मगर वो मुजरिम नहीं है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि एक कंप्लेंट को छुपा के उन लोगों तक महदूद रखना जिनका वो काम है, चाहे वो अक्यूज़्ड पार्टी हो या फिर इंक्वायरी कमेटी हो जो इदारे के अंदर बनी होनी चाहिए। लोग वैसे इंक्वायरी कमेटी के पास जाएं या फॉस्पा पे आएँ, हमारे इदारे में आएँ, या सूबाई मोतसिब के पास आएँ, उनके पास कानून उनको ये राइट देता है, तो वो तो आ सकते हैं। और चीज़ को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल भी रखना है ताकि किसी की भी इज़्ज़त ख़राब ना हो। दोनों की इज़्ज़त का हक़ है, दोनों साइडों को सफाई का बराबर मौका दिया जाता है और फिर फ़ैसला होता है। मगर कई दफ़ा दौरान केस के कुछ ऐसे एक्शन शुरू हो जाते हैं जिसे इंतकामी कार्रवाई कहते हैं, या इंग्लिश में रिटेलिएशन कहते हैं, कानून में लिखी हुई है। रिटेलिएशन का मतलब ये है कि किसी एक पार्टी के साथ सिंपैथी होने की वजह से उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई, उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट आई उस बंदे की ट्रांसफ़र कर दी गई, या तरक्की रोक दी गई, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ख़राब कर दिया, नंबर काट लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको रिटेलिएशन कहते हैं। कानून ये कहता है कि रिटेलिएशन की गुंजाइश नहीं है, इजाज़त नहीं है। अगर रिटेलिएशन होती है तो अथॉरिटी ने उसको फ़ौरन रोकना है, या फिर अगर वो फॉस्पा में आए हैं तो फिर हम इस हर तरह के ऐसे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं जो इंतकामी कार्रवाई के ज़िम्मे में आते हैं। मैडम, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रीच यू गाइज आउट? सो वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ बीइंग रीच्ड। एक तो हमारा हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 0344 367 367। सिंपल फ़ोन उठाएं, ना सिर्फ कंप्लेंट ले ली जाएगी बल्कि गाइड भी किया जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार, और जो बहुत आजकल इस्तेमाल होता है इन्वेरिएबली, वो ऑनलाइन है। आप हमारा जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, कंप्लेंट पोर्टल है, उसमें कंप्लेंट करें और सादा ज़बान में, बेशक उर्दू में करें, अंग्रेज़ी में करें, पंजाबी में करें, 2 लाइनें लिख दें, तो उसके बाद फिर हम ये है कि हम आपको रीच आउट करके और कॉम्प्रिहेंसिव या तफसीली शिकायत ले लेंगे, बल्कि गाइड भी कर देंगे कि भाई आपने अक्यूज़ का नाम नहीं दिया। मसलन अक्यूज़ का नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि आप नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं कर सकते, और आपको अपना नाम भी बताना है क्योंकि फेयर ट्रायल है ना, दोनों साइडों के बराबर का मौका मिलना है। तो इसलिए वो कर सकते हैं, डाक के ज़रिए भिजवा सकते हैं कंप्लेंट, और या फिर भिजवा सकते हैं इन पर्सन आके कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, मगर अल्टीमेटली फिर आपको किसी ना किसी स्टेज पे दफ्तर में आना पड़ेगा और दोनों पार्टियों को एक दूसरे का सामना करना होगा ताकि वो अपने जो शवाहिद आए हैं, जो एविडेंस आया है, उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकें, एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर सकें ताकि हकीकत खुल के आ जाए। मैम, सोफ़ा बलूचिस्तान से कंपैरेटिवली दूसरे प्रोविंस के रेशो के कितने केसेस आए आपके पास? देखिए, बलूचिस्तान से बहुत कम है, बहुत कम कंप्लेंट्स हैं, मगर फिर भी इस वक्त आपको खुशी होगी ये सुन के कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं हमारे कोयटा ऑफिस में। इवन दो खैबर पख्तूनख्वा का जो दफ्तर है वो पहले बना हुआ था, तो पंजाब के मुकाबले में, सिंध के मुकाबले में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के मुकाबले में कम है, मगर लोगों को जूँ आगाही हो रही है, लोग आना शुरू हो गए, काफ़ी आना शुरू हो गए। मैम, कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी हमारे पास आ जाता है कि कंप्लेन तो फाइल हो गई, उसके बाद जो है विक्टिम का जो है वो केस भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिनेरियो ऐसा चला आता है कि कंप्लेन जो जिसने किया होता है वो फिर कंप्लेन वापस ले लेता है। तो वहाँ पे जो एफ़र्ट्स आपने एज एन इदारा जो है वो बनाए होते हैं, उसके बाद आपका दिल आज़ारी नहीं होती कि यार अगर इन्होंने कंप्लेन बैक ही करना तो फ़ाइल क्यों की? बिल्कुल होता है ये, मगर मेरी दिल आज़ारी से ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती है कि ये मामला यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है, और अगर ये ले रहे हैं वापस तो ये कल को वापस आएंगे। मगर अच्छी बात यह है कि कानून कहीं भी बार नहीं करता कि दोबारा वो आ नहीं सकते। अगर वो वापस ले भी लेते हैं कंप्लेंट तो वापस हमारे पास आ सकते हैं वो। और एक चीज़ जो हम यकीनी बनाते हैं वो ये है कि जब कोई कंप्लेंट वापस लेता है तो हम उससे ख़ुद सुन के, उसके बिहाफ पे कोई और ये वापस नहीं कर सकता कंप्लेंट, तो हम उसकी स्टेटमेंट लिखवाते हैं अपने सामने, और हम बाकायदगी से, मैं ख़ास तौर पे पूछती हूँ कि जी आपको किसी किस्म का दबाव तो नहीं है।
एक मुझे केस याद आ रहा है जिसमें कि ख़ातून ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की और उसके बाद वापस लेने लगी, और हमें नज़र आ रहा था कि उनको जो सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं वो कल को विड्रॉ हो जाएंगे, तो ये वक्ती तौर पे कुछ भूल में आ रही हैं। तो हमने उनको बहुत कन्विंस किया कि आप सोच लें, क्योंकि ये कल को अगर दोबारा मामला होगा तो आपका केस ज़रा कमज़ोर तो हो जाएगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है इस वक्त ना। जब आप ये कह देते हैं तो आपका केस थोड़ा सा तो कमज़ोर होता है ना। तो वो बड़ा हमने उनको कन्विंस किया, मगर वो बहुत खुश थी उस वक्त। उन्होंने कहा नहीं मैं वापस ले रही हूँ। और इंटरेस्टिंगली मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं गुजरा होगा कि वो हमारे पास रोती धोती वापस आई, क्योंकि वो सारे हालात ना सिर्फ दोबारा से जारी हुए बल्कि ख़राब भी हो गए। और अब वो कहने लगी कि नहीं मेरे पे दबाव था। वो बांधने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम दूसरी पार्टी के सामने नहीं ये बात पूछते, बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से, बड़े हसास तरीके से पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं ताकि हमें समझ में। तो वो फिर मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस वक्त दबाव के बगैर हुआ था ये मामला। अब मैम केस डील करते वक्त पैनल में आपके साथ कौन कौन बैठता है? मेरे एडवाइज़र्स हैं जी, जो केस सुनते हैं मेरे साथ, बल्कि कई दफ़ा वो सुनते हैं। और मैं वैसे हर स्टेज पे मेरे सिग्नेचर से चीज़ें आगे जाती हैं और मैं केस की हर स्टेज में करीबी तरीके से इन्वॉल्व होती हूँ। मगर वो जो एडवाइज़र्स हैं वो या वकील हैं या जजेस हैं, सेशंस जजेस हैं रिटायर्ड, बहुत ज़्यादा काबिल शख्सियात हैं जो हमारे एडवाइज़र्स हैं। और मैम उस एडवाइजरी की टीम में जेंडर इंक्लूसिविटी का ध्यान रखा है या सारे फीमेल्स रखे हैं आपने? नहीं, दोनों साइडें हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। मैसेज फॉर द यूथ ऑफ बलूचिस्तान? Well, I am encouraged by the youth of Balochistan. I find them to be aware and engaged. जो बहुत दो अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिससे आपकी उम्मीद बनती है। अवेयरनेस का लेवल मुझे कई दफ़ा फ्रैंकली बड़े सूबों से ज़्यादा नज़र आता है, आबादी के लिहाज से जो बड़े सूबे हैं। इसीलिए मैं कोयटा आने का हर मौका ढूंढती हूँ, क्योंकि बड़े इंगेज, बड़े पैशनेट मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, यूथ नज़र आता है। तो मेरा उनसे पैगाम तो यही है कि एक तो मुआशरा एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, हम सब मिल के मुआशरा बनाते हैं। अगर मुआशरे में कोई तब्दीली लानी है तो हमने सब ने मिल के लानी है। तो अपना रोल प्ले करें, सारे मिल के मुआशरे को तब्दील करें, सोच बदलें। जो हम कह रहे हैं हम बदलेंगे सोच, तो वो हम और आप ही हैं जो मिल के बदलेंगे सोच। दूसरा ये है कि हरासमेंट सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, वो मर्दों का भी मसला है। ना सिर्फ मर्दों की भी हरासमेंट हो सकती है, ख्वाजा सिरा की भी हो सकती है, बल्कि हर मर्द के साथ कोई ना कोई औरत जुड़ी हुई है, जिसके साथ जब हरासमेंट होगी तो उसको उतनी तकलीफ़ होगी जितनी जिसकी हरासमेंट हो रही है उसकी होगी। तो इसलिए ये ना सोचें कि आज अगर आप किसी को हरास कर रहे हैं तो कल आपकी अपने घर के ख़ानदान की ख़वातीन नहीं हरास होंगी। तो वो मुआशरा अगर आपने अगेन तब्दील करना है तो इस मामले को मिल के और कलेक्टिव इशू लेके समझ के आगे चलें, एक दूसरे की सपोर्ट करें। ख़वातीन की सपोर्ट करें, ख़वातीन मर्दों की सपोर्ट करें, मर्द ख़वातीन की सपोर्ट करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, क्योंकि वी नीड allies टू डील विद कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़। आप यहाँ का क्या कहते हैं, आपने अगर शायद देखा होगा कि पिछले दिनों हाल ही में मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शाइनबॉम उनका नाम है, उनको बीच पुलिस वालों के हिसार के एक आदमी ने फ़िज़िकली हरास किया, उनको जिस्मानी तौर पे टच किया, जो कि सब कुछ कैमरास पे है, क्योंकि उसका ख्याल था कि मैं कर सकता हूँ और ये खामोश हो जाएंगी, कोई ना कोई बात होगी। न्यूयॉर्क का गवर्नर, एक इतना बड़ा गवर्नर था, उसके ख़िलाफ़ इतनी कंप्लेंट्स आई कि लड़कियों ने आके कहा कि हमें बहुत फ़िज़िकली हरास करता था। फॉरगेट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये फ़िज़िकली हरास करता था। तो उसने कहा नहीं, मेरे दिमाग में तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो मर्द होता है, फिर मर्द ऐसे कुछ करे तो क्या बुरी बात है, तो वो मर्द तो मर्द होता है कि सोच तब्दील करने में मर्दों का भी हाथ है, औरतों का भी हाथ है। हमारी माएँ बहनें भी कई दफ़ा कहती हैं नहीं वो तो मर्द है ना, वो इस तरह की हरकत करेगा। तो औरतें भी इस तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा कोशां और मर्द भी कोशां। और आखिर में मेरा आप सबसे आपके ज़रिए तो बलूचिस्तान की ना सिर्फ यूथ बल्कि तमाम अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अपने हकूक़ को समझें। ख़ास तौर पे जो मर्द औरत की बराबरी है वो एक आइनी हक़ है, सेक्शन आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। उसको ना समझना, जो ख़ुसूसी इदारे बने हुए हैं उन पे ना जाना, ये आपकी भी इतनी ज़िम्मेदारी है और आपका भी इतना ही मसला है जितना कि परपेट्रेटर का या जुर्म करने वाला का मसला है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर इंसाइटफुल थाट्स। और आपने जिस हिसाब से इस
एक क्रिटिकल टॉपिक को जो है एक्सप्लेन किया है। आई होप सो दैट पर्टिकुलरली अवर यूथ ऑफ बलूचिस्तान गेट द एसेंस फ्रॉम इट। मैडम, तो कंक्लूड मैं करने जा रहा था, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आया था कि जो चीज़ें मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की हैं, लाइक वाइल गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट साइन विथ एनी प्राइवेट फर्म कंपनी, गवर्नमेंट में तो होता है ये क्लॉज हरासमेंट वाला मेंशन्ड होता है, लेकिन प्राइवेट में हम देखते हैं कि इस क्लॉज को जो है वो ऐसे निगलेक्ट किया जाता होता है कि आपको दूसरे रिस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं कि डेटा नहीं शेयर करना, आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। लेकिन उन क्लॉज में जो है हैरासमेंट को वर्क प्लेस में मैं कहीं भी नहीं देखता। सो जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो बलूचिस्तान में फंक्शनल हैं, क्या उनको ये चीज़ जल्दी अडॉप्ट करनी चाहिए या वो ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, ये लाजिम है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे तो वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई हो सकती है। तो अगर प्राइवेट इदारे ये समझते हैं कि कानून सिर्फ सरकारी इदारों के लिए है तो उनकी खुशफहमी है, क्योंकि कानून सरकारी, गैर सरकारी, निजी, बड़े छोटे हर इदारे पे लागू होता है। हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी बनाना ज़रूरी है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो वो अगर तो रिपोर्ट हो जाते हैं तो उनका मोतसिब उनका अहाता कर सकता है, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकता है। थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज नाइस टू हैव यू इन द स्टूडियोज़। सो नाजरीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू मैडम फौजिया वक़ार के साथ, और इंशाअल्लाह नुक्ता नज़र के अगले एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।